नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अब तो लगभग क्लियर ही है विभिन्न समाचार पत्रों के इत्यादि इत्यादि के माध्यम से कि अभी 27 अक्टूबर को नहीं होने जा रही है। यद्यपि एक टेंटेटिव डेट मार्केट में चल रही है, लेकिन क्या सत्यता है, जब तक आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रखिए। देखिए, बहुत सारे छात्र मेरे पास फोन करते हैं कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है, मतलब एंग्जाइटी हो रही है कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या हो। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखो, ये समय जो होता है ना, इसमें बहादुर साथी जो होते हैं ना, वो अपनी पढ़ाई से मतलब रखते हैं। देखो, पेपर कठिन आएगा, 10 शिफ्टों में होगा, कुछ भी हो सबके लिए होगा ना, आपके अकेले के लिए नहीं होना है, सबके लिए होगा। आयोग जो भी करेगा हम अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं कि चीजें सही हो, लेकिन अंततः निर्णय तो आयोग के हाथ ही में है। तो आयोग जो करेगा वो सबके लिए होगा, ये मान के चलो। और थोड़े बहुत भगवान ईश्वर पे भी भरोसा रखा करो कि ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ भी निर्धारित किया है तो वो अपने हिसाब से, आपके प्रारब्ध के हिसाब से उचित ही होगा। आप सिर्फ अपना कर्म करिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, है ना। पॉजिटिव मान के चलिए कि भाई पढ़ाई में इन दिनों और एक्स्ट्रा कर लूं, मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, मैं एक रिवीजन और कर लूं, है ना। तो इस तरीके से इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिए और अपनी पढ़ाई करिए, है ना। तो उसी सीरीज में 150 आपको पता है लेक्चर्स डिकोड एग्जाम ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए थे। इनको दोबारा से रिवाइज मार लो सबको, भाई सारों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबको दोबारा रिवाइज करा लो। सी सेट के प्रश्न मैं आपको करा ही रहा हूं, 12 करा दिया, 13 करा दिया, 14 करा दिया, आज 15 मैं आपको कराऊंगा। तो इस तरीके से पढ़िए। तो सी सेट के प्रश्न आप मैथ रीजनिंग देख लेंगे तो मैं निश्चित कह रहा हूं आप 12 से 23 तक की मेरी क्लास देख लो, आरओ में 12 सवाल आएंगे तो 10 सही होंगे, है ना। क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट से नहीं भर रहा हूं, मैं आपको तरीके बताता हूं कि सवाल कैसे सॉल्व करना चाहिए। बड़े सेगमेंट सारे कवर हो चुके हैं। बात रही करंट अफेयर्स की, तो आई दृष्टि पे मैं काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता ऐसी पीडीएफ उठा के आपको डिलीवर कर दिया जाए, अपना काम टंटा काटा जाए। नहीं, मैं चाहता हूं आप अच्छे से एक एक, जहां एक टॉपिक हो उसके बाद एक प्रश्न हो, आप उस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ पाएं कि इस टॉपिक के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, कहां कहां से प्रश्न बन सकता है। तो इस सब में समय लगता है। मैं आपको निश्चित रूप से पूरी किताब कराऊंगा, आप निश्चित रहिए, ठीक है। तो क्योंकि परीक्षा में भी समय है, इसलिए मैं भी थोड़ा आराम से अच्छे प्रश्न उसमें इंक्लूड कर रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। खैर, आज की हमारी क्लास 2015 के सी सेट के प्रश्नों पर आधारित है, जिनमें हम मैथ रीजनिंग के सी सेट के प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको करिए, है ना, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, डिमोटिवेट होने की जरूरत कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक एक टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल नहीं किया है तो, क्योंकि किसी भी परीक्षा में टेस्ट सीरीज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना, किसी भी परीक्षा में टेस्ट सीरीज की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि भाई टेस्ट सीरीज से आप स्वयं का एनालाइजेशन कर पाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो डिकोड एग्जाम ने आप सभी के लिए एक बड़ी बेहतरीन सी टेस्ट सीरीज डिजाइन की है, जिसमें टोटल 7000 प्रश्न हैं। अच्छी क्यों है ये? इसमें 4000 प्लस 3000 प्रश्नों का 2 सेट है। 4000 प्रश्नों के 100 मिनी सेट्स हैं, मिनी टेस्ट हैं आपके 40-40 प्रश्न के, जिनमें 25 प्रश्न आपके जीएस के, 15 प्रश्न आपके, 10 प्रश्न हिंदी के, 5 प्रश्न इस सेट के। डेली टॉपिक आपको उसका दिया गया है कि आज किस टॉपिक का है, हर टॉपिक वाइज कैटेगराइज है। दूसरी बड़ी बात कि इन 4000 प्रश्नों का आपको पीडीएफ टेस्ट, पीडीएफ सॉल्यूशन प्लस वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है। वीडियो सॉल्यूशन सारे मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं, मतलब आपको उसमें पता चलेगा कि भाई कैसे सवाल को सॉल्व किया जाता है, कैसे क्वेश्चन को हल करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण होता है। इसी सब टेक्निक्स से आप एग्जाम में 10, 15, 20 सवाल आसानी से ज्यादा कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो ये प्लस 3000 प्रश्नों के 15 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, जो आरओ का नया पैटर्न है कि अब हिंदी और जीएस का पेपर कंबाइन होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, उस पर आधारित 15 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। तो एक समग्रता धारण किए हुए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। 800 रुपए इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है ना। आप चाहें तो डिकोड एग्जाम के ये नंबर हैं, सब कुछ एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मिलेगा। डिकोड एग्जाम के ऑफिशियल नंबर हैं, इन पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको इनके विषय में और डिटेल से बता देंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्नों के साथ। गणित रीजनिंग के लगभग 40 प्रश्न सी सेट के पेपर में आते हैं। पीवाईक्यू कर लोगे, 25 से 30 सवाल आराम से हल करके आओगे। चाहिए कितने? 33। गद्यांश आता है, हिंदी आती है, अंग्रेजी सिंपल वाली आती है, आराम से सी सेट यूपीपीसीएस में तो क्वालिफाइंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 साल के पेपर कर लो, 10 क्या 12 से 23 कराऊंगा, 12-13 साल के लगभग करा दूंगा, बहुत है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं।
अधोलिखित संख्या के 4 युग्म में से एक संबंध है, बाकी को चुनिए। देखो इनमें जैसे ही आप देखोगे, आप ये देखो कि ये इनके क्यूब के आसपास है। 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यूब -1 है। ऐसे ही ये 1 का क्यूब -1 है, भाई 1 का क्यूब 1, -1 किया 0। ये क्या है, 5 का क्यूब -1 है, लेकिन ये 2 का क्यूब +1 है, बाकी सब में -1 है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अलग संबंध रखता है। ऐसे ही सिंपल चीजें छाटनी होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अधोलिखित 3 एक प्रकार के हैं और उनमें से एक भिन्न है, सर्वथा भिन्न को ज्ञात कीजिए। ना फ्री वाले नंबर हैं कि लो बेटा लूट लो पैसा, ऐसे करके उछाल दिया, ऐसे सवाल हैं। इनमें कुछ ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है, शांति से हल करना है सवाल, क्योंकि वहां तो काउंटिंग चलती है ना सीसेट में, भाई 33 सही होने चाहिए, है ना। वहां कुछ नहीं चलता कि आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी, आपकी बढ़ जाए, नहीं 33 तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, है ना। तो ऐसे ही है। तो ये लुटेने वाले सवाल है कि लो फेंक दी चिल्लर, ऐसे सवाल हैं। देखो सर्वथा भिन्न, घर, शहर, कस्बा, गांव। अब आप देखो ये सब क्या है, शहर, कस्बा, गांव। यहां बहुत सारे लोग रहते हैं, जनसंख्या का समूह रहता है। लेकिन घर क्या है, घर एक यूनिट है, घर एक अलग सी चीज है ना। मतलब गांव में भी बहुत सारे परिवार होंगे, कस्बे में भी होंगे, शहर में तो होंगे ही। घर जो है वो एक यूनिट है इन सब के लिए। मतलब इनमें सबसे अलग कौन है, इनमें सबसे अलग घर है, ऐसे सोचना होता है। आगे चलते हैं। क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? देखो ऐसे जो प्रश्न आए उनमें एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट को नहीं फॉलो करना है, ध्यान रखना। भाई आप ये कहो भारत में स्कूली शिक्षा फ्री कर दो, तो आप 2 स्टेटमेंट आएंगे। आपसे कहा जाए कि इससे सरकार का आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा, दूसरा कहा जाए इससे सरकार का अनावश्यक आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। तो जो अनावश्यक शब्द आया ना, एक्सट्रीम वर्ड है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में से एक्सट्रीम वर्ड वाले स्टेटमेंट प्राय गलत होते हैं, ठीक है। और आदर्श स्थिति ही सही होती है। देखो चलो वो भी बताता चलूंगा। निःशुल्क कर देना चाहिए तो कह रहे हैं हां, साक्षरता के स्तर को सुधारने का यही एकमात्र तरीका है। क्या स्कूली शिक्षा साक्षरता को सुधारने का एकमात्र तरीका है? और कैसे भी साक्षरता नहीं हो सकती क्या? जो लोग स्कूली रूप से पढ़े हुए नहीं है वो क्या फोन नहीं चला रहे हैं, मतलब वो जान नहीं रहे हैं? तो साक्षरता के अन्य माध्यम भी हो सकते हैं, ना कि एकमात्र शिक्षा। एक्सट्रीम वर्ड आया, मतलब ये स्टेटमेंट तर्क पहला वाला सही नहीं है। दूसरी बात, नहीं आर्थिक ढांचे पर पहले से ही भारी बोझ और अधिक बढ़ जाएगा, तो ये एक्सट्रीम नहीं है। ये कहते कि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होता। आर्थिक ढांचे पे बोझ बढ़ेगा, ये बात सत्य है। तो तर्क 2 सही फॉलो होता है कि निःशुल्क कर देना चाहिए, वो कह रहे नहीं, हां और नहीं, तो ये नहीं भी लगा हुआ है इसलिए ये सही है। तो क्या हो जाएगा, तर्क 2 प्रबल है, केवल तर्क 2 प्रबल है। पहला तो घटिया वाला तर्क है। आगे चलते हैं। अधोलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देश, जंगल, फर्नीचर, लकड़ी, वृक्ष। अब देखो इनमें सबसे बड़ा क्या है, देश है। देश के अंदर क्या होगा, जंगल होगा कि वृक्ष होंगे? जंगल होगा, मतलब 1, फिर 3। जंगल में क्या होगा, वृक्ष होगा। 5, वृक्ष में क्या होगा, लकड़ी होगी। 4, और लकड़ी से क्या बनेगा, फर्नीचर। देख लो, 1 पहले 2 लास्ट में। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए। 1, 3, 5, 4, 2 ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना। क्रोनोलॉजी इसको कहते हैं, है ना, मोटा भाई वाली क्रोनोलॉजी। आगे चलते हैं। विषम शब्द युग्म को पहचानिए। लोहार, निहाई क्या होती है, लोहार के पास जो होता है जिस पर रख के वो पीटता है ना, वो रेल की पटरिया जैसा आइटम होता है, वही जिस पर रख के पीटते हैं ना लोहार, उसको निहाई बोलते हैं। बढ़ई का तो लोहार का औजार है निहाई। बढ़ई का औजार क्या है, आरी। नाई का औजार क्या है ना, वो ऐसे करके चलाते रहते ना कैंची, मतलब बाल कट रहा होगा तब भी कैंची चल रही होगी, नहीं कट रहा होगा तब भी कैंची खच 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 कर मशीन की तरह चलती रहती है ना। सुनार का आभूषण क्या है, उत्पाद है। उत्पाद है, ता नहीं द, उत्पाद है, मतलब क्या है, वो उसने बना लिया उसको। जैसे बढ़ई का उत्पाद क्या होगा, फर्नीचर, है ना। तो ये उसका क्या है, उसका औजार नहीं है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से अलग है। ये ऐसे सवाल हैं, लो लूट लो चिल्लर, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 कथन है और प्रत्येक कथन में 3 खंड हैं। उस विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें कथन का तीसरा खंड पूर्वगामी दोनों कथनों से किंतु एक से नहीं निगमित किया जा सकता है। दोनों कथनों से निगमित किया जा सकता है, एक से नहीं। देखो भाई, सोनिया अभिनेत्री है, क्या कह रहा है, तीसरा खंड पूर्वगामी दोनों कथनों से किंतु केवल एक से नहीं निगमित किया जा सकता है, दोनों से निगमित किया जाना चाहिए। सोनिया अभिनेत्री है ना, कुछ अभिनेत्रियां सुंदर है, सोनिया सुंदर है। तो सोनिया सुंदर है, इसके लिए इन सब की जरूरत नहीं है, सोनिया सुंदर है, सिंपल सुंदर है। सभी अभिनेता सुंदर हैं, होते हैं। मनोज अभिनेता नहीं है, मनोज सुंदर नहीं है, ऐसा भी नहीं है जो सुंदर नहीं है वो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर हैं,
कुछ बहादुर लोग सिपाही हैं। देखो कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, तो क्या है, इनको वही गोला बना के कुछ बहादुर हैं कुछ सिपाही हैं, और फिर कह रहा है कुछ बहादुर लोग सिपाही हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरा, ये सम वाले स्टेटमेंट है, मतलब केवल 3 इनमें सही हो जाएगा, केवल 3 सही होना चाहिए। सभी सिपाही बहादुर हैं, कुछ व्यक्ति सिपाही है, नहीं, इसमें तो एक स्टेटमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया, एक में बात फॉलो नहीं होगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट पूरा ओवरलैप करता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। सभी सिपाही बहादुर हैं, कुछ व्यक्ति सिपाही हैं, कुछ व्यक्ति बहादुर हैं, तो ये सही है ना। चलिए, तो स्टेटमेंट 4 इसमें से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। एक कक्षा के अधिकांश छात्र बुद्धिमान है, ठीक है भाई, अधिकांश मतलब 100 है तो 80-90 बुद्धिमान होंगे। उक्त कथन से निर्गत होने वाले विकल्प निम्नलिखित में से चुनिए। क्या कथन, कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो बुद्धिमान ना हो, ये तो बात गलत है। वो कह रहा है अधिकांश बुद्धिमान है, मतलब एक आधा तो हमारे जैसा बुद्धू होगा, है ना। कुछ ऐसे छात्र हैं जो कम बुद्धिमान है, ये बात बिल्कुल सही मालूम पड़ रही है। अभी देख लीजिए, सभी छात्र बुद्धिमान है, उसने ऐसा तो कहा ही नहीं, वो कह रहा है अधिकांश बुद्धिमान है। कुछ छात्र बुद्धिमान है, तो यह भी बात सही है, कुछ छात्र नहीं, वो कह रहा है अधिकांश, तो अधिकांश में आ गए मैक्सिमम, कुछ में आ गए सम, तो सम और मैक्सिमम में अंतर है, मतलब ये भी फॉलो नहीं होगा, मतलब बी हमें सही लग रहा है, तो बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर, क्योंकि अधिकांश बुद्धिमान है तो कुछ ऐसे हैं जो बुद्धिमान नहीं होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। दिए गए 5 कथन में से 3 में से जो युक्ति निकलती है उसका तार्किक क्रम निर्दिष्ट कीजिए। देखो आजकल ऐसे सवाल नहीं आते हैं, टफ बीजगणित वाले और ये सब सवाल आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी भी एग्जामिनर का दिमाग घूम सकता है, कभी भी वो पीवाईक्यू उठा के पलटते ही हैं, ये पलट सकते हैं, ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो हमारे दिमाग में एक पता होना चाहिए कि सवाल ऐसा कैसे सॉल्व होगा। यातायात संकुलता, ट्रैफिक कंजेक्शन, मतलब बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक हो। यातायात संकुलता पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाती है। पहले तो इसमें सही सही देखो क्या है, बात सही है। यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ यातायात संकुलता कार्बन मोनोऑक्साइड में, ऐसी कोई यातायात हो सकता है क्या जो कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि ना करे। अब आप कह सकते हो सर बैटरी वाली गाड़ी आ गई, सीएनजी आ गई, लेकिन वातावरण को तो कुछ ना कुछ स्वरूप में तो वो भी नुकसान ही पहुंचाएगी ना। बैटरी खराब हो जाएगी, क्या करोगे, उसका चार्ज डालोगे, नहीं, फेंकोगे, मतलब वातावरण को नुकसान कहीं ना कहीं तो होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, यह भी बात सही है। कुछ यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा, है ना, स्वास्थ्य के लिए सब खतरनाक है। अब देखो, अब इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि, अब देखो इनमें पहले जिनमें 3 और 5 हो उनको उड़ा दो, ये गया, ये 2 बच गए, 4 1 2, मतलब 4 तो पहले होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में वृद्धि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या जुड़ेगा, फिर इसको यातायात संकुलता से जोड़ेंगे। यातायात संकुलता में पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बढ़ाती है, और यातायात संकुलता स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो इस तरीके से ये 4 1 2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रोनोलॉजी इनकी कैसे सेट करोगे, ये महत्वपूर्ण बात है। आगे चलते हैं। निम्न अक्षरों में से कौन जी तथा क्यू के बिल्कुल मध्य में है। आपको नंबरिंग आती है, आप नंबरिंग लिख लो, नहीं आती है मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताए हैं। ये कुछ चैप्टर तो ऐसे है ना, ये वाला काउंटिंग ऑफ फिगर उनसे सवाल पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनसे तो पेपर में सवाल पूछे ही जाना है, इनको तो बिल्कुल रट लो। कैसे, जी का नंबर मैंने आपको बताया, जी में ये देखो 7 यहां से निकाल दिया, मतलब जी का नंबर होता है 7। और रानी मैंने कितने साल की बताई थी आपको, क्यू फॉर रानी, रानी है 17 साल की। अब 7 और 17 बीच का निकालना है, तो औसत की तरह हो गया 17 + 7 बटे 2, 17 और 7 हो गया 24 बटे 2, मतलब 12वां अक्षर। और 12वां अक्षर कौन आता है, जिसमें सर एक डंडा लेटा हुआ एक डंडा खड़ा हुआ है, मतलब एल, तो एल इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आप इनके बीच में लिख लो, फिर देख लो ये कितने अक्षर बैठ रहे हैं, फिर बीच वाला पकड़ लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलिए अभी इस सवाल को देखते हैं। यदि इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 6 से लिखा जाता है और दूसरा दिया है फ्रांस को इससे लिखा जाता है, तो ग्रीस को किससे लिखा जाएगा। अब ऐसे जो भी सवाल हैं इनमें यदि एक चीज का कूट दे रखा हो, मतलब मेरे नाम का दे रखा हो कि शिवम को इससे लिखा जाता है, तो आप अपना नाम मान लो, उसको किससे लिखा जाएगा। तो फिर हम वहां कनेक्शन ढूंढते हैं कि भाई किस तरीके से इसने किया है, कि भाई अक्षर का क्रम लिया है, उनका जोड़ कुछ भी किया होगा ऐसे। लेकिन अगर प्राय अगर
दो आपको दिए हैं ये और ये, तो आप ये मिलाने की कोशिश करो कि इसके जो अक्षर है वो इन दोनों में मिल रहे हैं कि नहीं। देखो जी मिल रहा है, जी ये रहा, जी किससे लिखा जा रहा है 3 से, लिखते चलो। आर मिल रहा है क्या, आर ये रहा, किससे लिखा जा रहा है 8 से। फिर ई, तो ई यहां भी है और ई यहां भी है, देखो क्या दोनों में सेम है क्या 6, और यहां किससे लिखा जा रहा है, यह छूट गया है, ये भी 6 से लिखा जाएगा, 6 6। फिर ई, तो यहां देख लो इस तरीके से जहां हो ई 1 से लिखा जा रहा है, माफ कीजिए शुरुआत में है, और यहां भी 1 से लिखा जा रहा है, तो 1 1 यानी 38 1 1, और फिर क्या है सी, तो सी यहां कहां है, सी फ्रांस में है, किससे लिखा जा रहा है 9 से, और फिर ई का 1 यानी 38 1 1 9 1। देख लो कहां है 38 1 1 9 1, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो प्राय इस वाले जहां दो आपको दे रखे हो कूट, उनमें अक्षर उसी में मिल जाते हैं, ये चेक कर लो और आपका आंसर मिल जाएगा। ये भी बिल्कुल ऐसे चिल्लर की तरह फेंका हुआ सवाल है, इनको उठा लेना चाहिए, मतलब इनको करके ही आना चाहिए। देखो भाई अब ये हिंदी का सवाल दे दिया सी सेट में, कैसे, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह का उपयुक्त शब्द। अब निर्दयी का अपोजिट होता है दयालु, निर्दयी मतलब जिसको दया ना हो, दयालु मतलब मास्टर टाइप जैसा आदमी है ना। चलो तुम मुझे निर्दयी घोषित कर दो, कोई दिक्कत नहीं। निष्क्रियता का क्या होगा, सक्रियता, मतलब उसी फॉर्मेट में, बुद्धिमत्ता नहीं, सजगता या सक्रियता होगा, ठीक है। सजगता, निष्क्रियता मतलब बिल्कुल ढुलमुल पढ़े बेकार, अब तो पेपर टल गया सब, अब क्या करेंगे पढ़ के। निष्क्रिय, सक्रिय, वो कह रहा है भाई साहब पेपर तो टल गया, एक रिवीजन का मौका और मिल गया, वाह मोदी जी वाह, मतलब वो अपना रिवाइज कर रहा है, तो वो क्या है सक्रिय है, तुम क्या हो निष्क्रिय हो। तो सक्रिय बनो या सजग बनो, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राधा सुनीता से कम आयु की है, कोई बात नहीं, ये सवाल भी जरूर पूछा जाता है। राधा क्या है, सुनीता से कम आयु की है, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे लिख दो, अपना दिमाग नहीं लगाना है। किंतु रीता से बड़ी है, कौन, राधा, तो रीता कहां जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी, उससे बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है, रीता जो है वो गीता से ज्येष्ठ है, गीता से बड़ी है, कोई बात नहीं। श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम, तो श्याम किससे, रीता से तो बड़ा है, राधा से कम है, मतलब श्याम कहां जाएगा, यहां बीच में आ जाएगा श्याम, ठीक है। सबसे कम आयु का कौन है, देख लो सबसे कम कौन है, गीता है सबसे कम आयु की, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गीता इनमें से सबसे कम आयु की है। ऐसे सवाल भी खूब पूछे जाते हैं। आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर चलाओ, जैसे कह रहा है वैसे उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चला दिया, दाएं 1 किलोमीटर चले, हमेशा याद रखो इसको मानो घड़ी की सुई, ऐसे मतलब दायां घड़ी की सुई की दिशा में, ऐसे मतलब बायां। 1 किलोमीटर जाकर दाएं 1 किलोमीटर चले, दायां 1 किलोमीटर चल दिए, फिर 1 किलोमीटर बाएं चले, तो बाएं मतलब ऊपर, 1 किलोमीटर फिर इधर चल दिए, पुनः 1 किलोमीटर बाएं चले, दाएं ऐसे चलते, बाएं ऐसे चल दिए, 1 किलोमीटर, सब एक एक चल रहा है, ठीक है। अंत में बाएं 2 किलोमीटर चले, तो अंत में यहां से दायां तो ऊपर हो जाता, बाएं मतलब यहां 2 किलोमीटर, यहां आ गए, मेन जगह पे आ गए। अब आपका मुख किस दिशा में है, तो आपका जिधर तीर का मुख है उधर ही आपका मुख होगा, है ना, उल्टे तो चलोगे नहीं, मतलब आपका मुंह किस दिशा में है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण, आपका मुंह दक्षिण दिशा में है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आपका मुंह दक्षिण डायरेक्शन में है। जरूर पूछे जाते हैं 1-2 सवाल तो डायरेक्शन के सारे सवाल प्रैक्टिस करके आओ, और ये गलत नहीं होना चाहिए। कमला का एक, ये ब्लड रिलेशन वाले, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, महेश भाई साहब हैं, कमला का परिचय दे रहे हैं, है ना, कमला का परिचय दे रहे हैं। क्या परिचय दे रहे हैं कमला का, देखो इसके पिता मतलब कमला के पिता जो हैं वो क्या है, मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं। भाई मेरे पिता का एकमात्र पुत्र कौन होगा, मैं ही तो होऊंगा। मान लो मैं आपसे कहूं मैं अपने पिता का एकमात्र पुत्र हूं, मतलब मैं ही हूं और कोई है ही नहीं, तो ये कह रहे हैं कमला के पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, मतलब महेश कहां आएगा, महेश यहां आएगा, और महेश के पिता यहां आएंगे, इनका एकमात्र पुत्र है, तो कमला का पिता मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। ये हो गया। महेश कमला से, जिसके पीछे लगा हुआ हो से बड़ा कंफ्यूजन होता है, उससे पूछोगे तो दूसरे वाले से क्या कहेगा, मतलब कमला महेश से क्या कहेगी, तो कमला महेश से कहेगी पापा, है ना, ऑप्शन नंबर बी पिताजी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अधोलिखित में से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, देख लो कौन सा भिन्न है। 5 8 7 7 इनका टोटल होगा, देखो क्योंकि 2 1 से अंक मिल गए ना, टोटल वाला सबसे पहले जोड़ के देखो, 8 और 7 15 और 5 20 और 8 28,
8 और 8 16, 16 और 7 5 12, ये भी हो गया 28। फिर देखो इनको जोड़ो, 8 7 15, 4 19 और 9, ये भी हो गया 28। यही होगा अलग, 6 4 10 और 8 18, 2 21। मतलब क्या है, डी अलग है इनमें से। बाकी पहले टोटल देखो, फिर डिविजिबिलिटी देखो। हमने ये देखा कि अगर ये विषम पीछे नंबर होता ना तो देखते कि शायद ही किसी एक अभाज्य संख्या से कट रहे हो, समय मतलब सब कट ही रहे होंगे। तो फिर हमने टोटल, सबसे पहले टोटल देखना चाहिए, ठीक है। चलिए, सर्वथा भिन्न क्या है? अंगूठी, अंगूठी भी ऐसे होती है, बीच में गोला खाली होता है। चूड़ी भी ऐसे ही होती है ना, बीच में गोला खाली होता है। टायर भी ऐसे होता है भाई, जिसने बचपन में टायर नहीं घुमाया उसने कुछ नहीं घुमाया, है ना। हमने तो घुमाया, सरकारी स्कूल के बालक हैं। प्लेट जो होती है वो पूरी भरी हुई होती है ना, सर ऐसे प्लेट नहीं बनती। अरे भाई साहब, प्लेट फील ले लो बस, है ना, कैसे भी बनती हो। प्लेट में बीच में ब्लैंक जगह नहीं होती, बाकी इनमें सब में बीच में ब्लैंक जगह होती है। ये रिंग फेस के होते हैं, जबकि प्लेट क्या है, गोले की तरह से। वो गोला नहीं होगा, व्रत की तरह से होगी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस 13, इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया 13 15 और ये हो गया 26, इन दोनों का डिफरेंस। अरे वाह, 13 का पहाड़ा हो गया। इनका डिफरेंस 39 दिख गया। 13 चौका 52 यानी 80, 13 3 39, 13 चौका 52 80 और 52 कितना हो जाएगा? 2 8 5 13, 132 आंसर आ जाएगा। 13 के पहाड़े का डिफरेंस है सब में, 13 13 दूनी 26, इस तरीके से डिफरेंस इसमें चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये कठिन सवाल है ना, ये कठिन सवाल है। मैं नहीं मानता कि जब पेपर में आया होगा तो कोई माई का लाल इसे सही करके आया होगा। ऐसा सवाल कैसे कर देना चाहिए? देखो, मैं अभी इसका तरीका भी आपको बताऊंगा क्या इसमें फॉलो हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक कॉमन सेंस भी बताता हूं ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। देखो, 1 2 3 है, फिर 4 है, अब 7 6 है, मतलब क्रोनोलॉजी चल रही है ना, 1 2 3 4, तो 5 नहीं है इसमें से। इस आधार पे आप 5 मार दो। लेकिन इसका तरीका क्या है? ये इन्होंने ऐसे किया है, 1 में पहले 3 जोड़ा है, 2 में 2 जोड़ा है, 3 में 3 जोड़ा है, फिर ऐसे ही इसको किया है कि 4 में 3 जोड़ा है 7, 4 में 2 जोड़े हैं 6 और 4 में 1 जोड़ा है तो 5, है ना। बदतमीज प्रकृति के सवाल हैं, ऐसे पेपर में ये सॉल्व हो नहीं पाते हैं। ऐसे तुम इसमें कितना दिमाग लगाओगे? लेकिन आप ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए आगे के सवालों पे बढ़ जाएं, ताकि आपका समय ना खराब होकर ऐसे सवाल आ जाएं। और दूसरा तरीका करने का मैंने आपको बता दिया, तुक्का लगाने का तरीका, ठीक है। लॉजिकल गैस क्या, 1 2 3 4 5 नहीं है, 7 6 सब है, 5 मार दो, लगभग सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब देखो इन अक्षरों की श्रेणी को, देखो बी एफ, अरे वाह, ठीक है, जे एन आर वी जेड ऐसे इन्होंने किए। मतलब देखो इनमें क्या है, वी सी डी ई 3 अक्षर छोड़े, एफ जी एच आई जे 3 अक्षर छोड़े, जे के एल एम एन 3 अक्षर छोड़े, 3 छूट रहे हैं। बीच में चेक कर लो, वी टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड 3 छूटे, फिर जेड के बाद भी एबीसी छोड़ के डी आ गए। तो ऐसे ही एल के बाद जे के एल एम एन ओ मतलब पी आएगा, यहां 3 अक्षर छोड़ के आएगा। ऑप्शन नंबर सी पी, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें भी आप डिफरेंस, बाकी अगर आपको नंबर पता है सबके नंबर लिख लो। बी का 2, एफ का 6, 4 4 का डिफरेंस आएगा, इसका 10 14 18, वी का 22, जेड का 26, है ना, फिर 4, फिर 8, फिर 12, तो सबके 12 के बाद 16 नंबर पे कौन होता है? 17 की रानी थी, क्या उससे पहले होता है पी पे होगा 16, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कैसे भी कर सकते हो, ठीक। चलो अब देखो, ए भाग है, बी प्लस है, सी माइनस है, डी गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सबसे पहले उसको सॉल्व करना चाहिए जिसमें अक्षर कम हो। जैसे इसमें एक ए है, बी है, सी है, डी है, बड़ी इक्वेशन बनेगी, ए डी बी डी, है ना, डी ए डी ए, मतलब इसमें 2 ही चीजें हैं। सी सी देखो ये छोटू सा है, पहले इसी को सॉल्व करो, है ना। देखो मतलब 108 और 72, सी का मतलब माइनस 108 में से 72 गए तो कितने बचे? 28 उधर बचे, 8 ये बचे, 36 बचे, और 78 में से 42 गए तब भी 36 बचे। भाई साहब हो गया सवाल, है ना, 36 बचे, बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी सब गलत है। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर औरों को भी आप सॉल्व करके देख लो। 24 को 6 से भाग, जैसे पहली वाली इक्वेशन कैसे बनेगी? पहली वाली बनेगी 24 डिवाइड बाई 6 बी मतलब प्लस 10 बराबर 5, डी का मतलब है मल्टीप्लाई 6, सी का मतलब है माइनस 12। अब इनको बॉड मास का नियम लगाओ। तो बॉड मास, सबसे पहले बॉड मास का नियम आपको पता है ना, बॉड मास, ठीक है, बदमाश नियम है ये। मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ओब्लिक, फिर जो है डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो डिवाइड करो, 6 चौक 24 मतलब 4 प्लस 10 यानी ये हो गया 14 बराबर, और इधर गुणा करोगे 30 में से 12 घटाओगे, 30 में से 12 घटाओगे तो बचेगा 18, 14 बराबर 18। बात सही है ही नहीं, मतलब
गलत है। ऐसे ही सारे भी सॉल्व कर सकते हो, सब गलत होंगे। ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले, जिसमें सबसे कम जो है कैलकुलेशन हो उसको सॉल्व करना चाहिए। आगे चलते हैं। आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? इसमें 24 त्रिभुज होते हैं। 8 त्रिभुज तो आपको इस वाली आकृति में मिलते हैं, कहीं भी जो ऐसे हो और इसमें ऐसे करके कूटा गया हो। देख लो, दिखा देता हूं 8 कैसे हैं, है ना। देख लो 8 भी देख लो, 8 त्रिभुज कैसे होते हैं। देखो 8 त्रिभुज कैसे हैं इसमें, ये लो, ये देखो 8 त्रिभुज इसमें है कि ये है ना। देखो 1 2 3 4, ये हो गए 4। कहां गया भाई दूसरा पेन? 4 के बाद फिर इन दो को जोड़ो 5, मतलब एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6। ऐसे ही एक ये दोनों को मिला के हो गया 7 और एक ये दोनों को मिला के हो गया 8। इसमें 8 होते हैं, ठीक है, इसमें 8 होते हैं। और इस वाली फिगर में अगर त्रिभुज ऐसे त्रिभुज है, ये कुछ बेसिक्स तो आपको याद ही होने चाहिए, और तीनों आधार पे लंब पड़ा हुआ है, तो इसमें कितने होते हैं? 16 ट्रायंगल होते हैं। इसमें जोड़ लेना 1 1 2 2 फिर 3 3, तो टोटल जो इस फिगर में ट्रायंगल होंगे वो 24 होंगे। ऐसे सवालों में अगर तुक्का लगाने को आए, तो मैक्सिमम वाला लगा दो। 100 सवाल अगर ऐसे पेपर में आए होंगे तो उनमें से 60-70 जिनमें मैक्सिमम वाला ही आंसर होता है। अगर आप पे नहीं काउंट हो रहे हैं तो, ठीक है, काउंट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अब ये 2 फिगर जरूर याद रखना कि ऐसे वाले में 8 होते हैं, ऐसे वाले में 8 होते हैं, और इस वाली फिगर में 16 ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। ये 2 जरूर याद रखना। आगे चलते हैं। यदि कैश को ये लिखा जा रहा है तो बैंक को क्या लिखा जाएगा? अब देखो इसमें एक का ही कूट दिया है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन बनेगा। देखो सी को ई कह रहा है, मतलब डी छोड़ के ई, ए को क्या कह रहा है? सी छोड़ा है, एक छोड़ा है बीच में एस, एस टी यू बीच में एक छोड़ा है, एच आई जे तो जे है, ऐसे एक छोड़ के लिख दो। बी सी डी मतलब डी होगा, ए बी सी होगा, जे के एल एम एन ओ पी होगा यहां, और के मतलब 11 12 13 किसका नंबर होता है? WM का, तो DCPM होगा। DCPM कहां है? ऑप्शन नंबर ए में है। आंसर मिल गया आपको, है ना। ये इजी सवाल हैं, इनको नहीं छोड़ना है, इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं। निम्नांकित डब्बों में से कौन सा एक डब्बा काट? देखो इसकी ये एक ट्रिक है इन सवालों की। जैसे इस तरीके से कोई भी पड़ोसी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होता है। हालांकि व्यवहारिक जीवन में पड़ोसी अपोजिट होते हैं, लेकिन वो दिखाएगा थोड़ी ना, है ना। लेकिन मनी मन आंटी जी ओ हो, है ना, वो परेशान होती रहती है, लेकिन सामने से थोड़ी दिखाएंगे, तो ये भी सामने से नहीं दिखाएंगे। मतलब ये दोनों अपोजिट कौन होंगे? छोड़ के एफ का अपोजिट बी होगा, ई का अपोजिट सी होगा, और ये दोनों अलग अलग पड़े हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। पासे में हमें अपोजिट सतह कभी नहीं दिखती है। जैसे इसकी अपोजिट सतह पीछे होगी, मतलब कोई भी 2 अपोजिट इनमें ऑप्शंस में नहीं होने चाहिए। देखो क्या इनमें एफ के साथ बी है क्या? ये तो पड़ोसी है, मतलब ये नहीं होगा, यहां अपोजिट है। फिर देखो इनमें क्या है? इनमें ई के साथ सी नहीं होना चाहिए, नहीं है। एफ के साथ बी नहीं होना चाहिए, नहीं है। ए के साथ डी नहीं होना चाहिए, नहीं है। ये हो सकता है। इनमें देख लो, इनमें ई के साथ क्या है? सी है, ये पड़ोसी दिखाए, यहां अपोजिट है, ये नहीं होगा। इनमें क्या है? डी के साथ ए है, ये अपोजिट है, पड़ोसी हो ही नहीं सकते। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक, चलो ये पासा इन्होंने खोल दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तुम भी कभी खोल के देख लेना घर वाला पासा, कुटना फिर मेरे से कोई मतलब नहीं। ये सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट है, ऐसे है 15, यहाँ 31 है, यहाँ 63 है, यहाँ 127 है, ठीक है। चलो तो इनमें आकृति में लुप्त क्या है? देखो वैसे ही तुम्हें दिख गया, सर लिखने से ही दिख गया। 7 दूनी 14 प्लस 1 15, 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 31 दूनी 62 प्लस 1 63, और 63 दूनी 126 प्लस 1 127, 127 दूनी तो ये हो जाएगा 254 प्लस 1 बराबर 255। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है ना। देख लो भाई साहब कितनी है। देखो ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% ज्यादा है, मतलब ए की मासिक आय 140 है, बी की मासिक आय कितनी है? 100। मतलब यही हो गया ना, हमने मान ली ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% ज्यादा है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय कितनी कम है? 40 कम है। किससे कम है? 140 से निकल आएगा परसेंटेज गुणा 100, 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, मतलब 200/7, और 7 से इसको काट लो, 7 दूनी 14, बचे कितने? 6 60, तो 7 8 56, बचे 4 सही 60, 28 सही, 4/7% उसकी आय क्या है? उससे कम है, ठीक है, और उसकी 40% ज्यादा है। सिंपल।
आगे चलते हैं। एक घनाभ के आकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10, 20, 50 की वृद्धि की जाती है। मान लो घनाभ को हम घन मान लेते हैं, घनाभ को घन मान सकते हैं, मतलब क्या है, घन को हम घनाभ भी बोल सकते हैं, लेकिन घनाभ घन नहीं हो सकता, ध्यान देना, ठीक है। तो हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी मान ली, 100 मान ली, 10 मान लो, इजी जाएगा, ठीक है। तो आयतन कितना हो गया, घनाभ का आयतन कितना हो गया, घनाभ का आयतन हो जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब कितना हो गया, 1000 हो गया। अब दूसरी बार देखो घनाभ का आयतन क्या होगा, 10, 20 और 50 बढ़ी है, 10 बढ़ी मतलब 10 का 10% 1 हुआ, मतलब 11 हो गई, गुणा 20 बढ़ी, 10 में 20% बढ़ाया 12 हो गई, गुणा 50 बढ़ी मतलब 15 हो गई। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 15 गुणा 12 हो जाएगा 180, 180 गुणा 11, 180 गुणा 11, तो 11 0 0, 11 8 88 का 8 हासिल 8, 11 एकम 11 और 8 19, 1980 हो गया। अब देखो पहले कितना था आयतन, 1000, अब कितना हो गया 1980, कितना ज्यादा हो गया सर, 980 ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, 980 ज्यादा हो गया, किस पे, 1000 का 980 ज्यादा हो गया, गुणा 100, परसेंटेज निकाल लो, 2 जीरो ये गए, 1 जीरो से 1 ये गया, मतलब 98% उसके आयतन में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। 10% लंबाई बढ़ाई है, 20% चौड़ाई बढ़ाई है, 50% ऊंचाई बढ़ाई है, आयतन कितना बढ़ेगा, 98%, मतलब 98%। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें श्रृंखला में अगला पद देखो, देखो एक सीरीज तो इनमें ये है 1 2 6 21 88 455, यानी ये कूद रही है, यानी कुछ गुणा भाग वाली सीरीज होगी। अभी देखते हैं, या तो इस सीरीज को पकड़ लो, क्या है थोड़ी टफ है, इनको देखते हैं जरा। z के बाद x, a का d हुआ है, मतलब 2 जुड़े हैं, यानी इसके नंबर डालते चलो, 1 4 फिर 7 फिर j मतलब 10 फिर m मतलब 13 फिर p मतलब 16, ये हुआ है। देखो ये सीरीज मिल गई, 1 3 3 जुड़ रहे हैं सब में, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, और 19 किसका होता है ना, EGOTY, तो इजोटी मैंने आपको बताया था। सारी क्लास देखोगे कहानी अपने आप समझ में आएगी। टी का होता है 20, PQRST मतलब S होगा 19, तो यहां क्या होना चाहिए, मतलब लास्ट में S होना चाहिए, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, लो अपने आप आंसर मिल गया। फिर भी चेक कर लो, पहले वाले का क्या है 26 है, X का कितना होता है 24, V का कितना होता है 22, T का कितना होता है 20, 2 घट रहे हैं, R 18, P 16, मतलब 14 होगा, और 14 किसका होता है, N का 14 होता है। तो देखो N और ये फिर जब 2 संतुष्ट हैं तो बीच का नंबर तो अपने आप संतुष्ट हो जाएगा, बात ही खत्म हो गई, मतलब N 26 76 S इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें 3 श्रेणियां हैं, 2 शब्दों वाली 1 अंकों वाली, तो बढ़िया आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप ये सवाल कर पाएंगे। आगे चलते हैं, किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष से 15वां, मतलब ऊपर से मोहन बाबू कितने हैं 15वें नंबर पे आया हमारा लल्ला जी, ठीक है, और नीचे से 50वें नंबर पे है। बोले नीचे, बाकी नीचे बहुत सारे बालक हैं, 50वें नंबर पे है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वाला फार्मूला लगेगा। कैसे भाई, मोहन को तुमने ऊपर से भी काउंट कर लिया, मोहन बाबू नीचे से भी काउंट हो गए। मोहन कितनी बार काउंट हो गए 2, जबकि मोहन तो एक ही है, मतलब एक मोहन घटेगा, तो 15 ऊपर से प्लस 50वीं रैंक नीचे से -1, मतलब 64 बालक उस क्लास में है टोटल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। आकृति पर विचार कीजिए उस संख्या को जो तीनों आकृतियों में है। कौन सी संख्या तीनों आकृतियों में है, देखो ये तीनों में नहीं है, ये तीनों में नहीं है, त्रिभुज ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों में नहीं है। 4 ऐसी आकृति है जो तीनों में है, 4 ऐसा नंबर है जो तीनों में है। फिर दूसरा क्या कह रहे हैं, में से उन संख्याओं के योग को जो केवल त्रिभुज में है को घटाइए। केवल त्रिभुज में कौन सा है 5, भाई 7 तो इसमें भी चला गया, प्लस केवल त्रिभुज में 3, बाकी तो सब में मिले हुए हैं, मतलब 8, तो 4 - 8 बराबर कितना हो जाएगा -4। घटाने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी -4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे के समय बदलने में घंटे की सुई कितने अंश घूम जाएगी। सिंपल सवाल, देखो 1 घंटे में ये घंटे, ये घड़ी है 12 6 3 9, अब इनमें 12 टोटल ब्लॉक हैं और 12 ब्लॉक में 360 डिग्री घूमना होता है, तो एक ब्लॉक में कितना घूमती है कोई भी सुई 30 डिग्री।
एक ब्लॉक में 30 डिग्री घूमती है। अगर ये सिंपल 3 बजे से 6 बजे तक जाती तो क्या होता, 3 बजे से 6 बजे तक जाती मतलब 3 ब्लॉक घूमती, मतलब 30 3 3 90 डिग्री घूम जाती। सिंपल है, 90 डिग्री घूम जाती, पहला तरीका। 90 घूमती लेकिन वो 3 तो पूरे घूमी नहीं है, मतलब 90 से कम घूमेगी, बाकी सारे ऑप्शन 90 से ज्यादा है, 84 सही हो जाएगा, पहली बात। लेकिन अगर आपको दिया ही ना हो, सारे 90 से कम दिए हो, तो कैसे निकलेगा? 2 ब्लॉक तो पूरे घुमाओ, मतलब 60 डिग्री तो पूरा घूम गया, 60 डिग्री पूरा घूम गया। 12 कितना है? 12 है 60 का कितने परसेंट है, मतलब 1/5 है, तो 30 का 1/5 और निकाल लो, 30 गुणा 1/5, 5 छंग 30, मतलब 6 और घूमेगी। ठीक है, तो मतलब 66 नहीं 84 घूमेगी ना। 30 का 1/5 नहीं है, 12 जो है 12 घूमी है ना, तो बचे हुए 48 घूमेगी ना, माफ कीजिए 3:12 से घूमी है ना, तो मतलब 2 घंटा 48 मिनट घूमेगी। तो 48 कितना, 4/5 हो जाएगा, तो 6 और 6 चौक 24, तो 60 में जोड़ लो 24, मतलब 84 डिग्री वो टोटल घूमेगी। दूसरा तरीका ये एग्जैक्ट निकालने का। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं और इनसे 2 सवाल 3 सवाल प्राय होते हैं। ठीक है, तो इनको घबराना नहीं है। परसेंटेज तो ऐसा चैप्टर है जो आपके हर चैप्टर में मदद करेगा। देखो, निम्नांकित पाई चार्ट किसी परिवार के घरेलू बजट को दर्शाता है। ए भोजन है, सी वस्त्र है, ई बचत है, डी यातायात है, ये सब दिए हैं आपको। क्या पूछा है? यदि परिवार की मासिक आय 30,800 रुपया है, मतलब 100% बराबर कितने के है? 30,800 के। फिर तो मकान किराए पर कितना खर्च होता है? मकान किराया किससे डिनोट हो रहा है? एफ से, और एफ कितने परसेंट है? 15%। तो इसका 30,800 का 15% निकाल लीजिए। 30,800 गुणा 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 की 308 से गुणा कर लो, 4620 रुपए आंसर आएगा। ठीक है, 4620 रुपए 30,800 में से वो जो है प्रति माह मकान के किराए पर खर्च करते हैं। चलिए बी आगे देखते हैं। संचयी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य क्या है? ये देखो, थोड़ा सा मैं एक दिन आपको अलग से सारे ये सब माध्य का संचयी बारंबारता बहुलक वगैरह एक क्लास अलग से करा दूंगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी 1-2 सवाल वर्तमान में तो पूछे ही जा रहे हैं। इसको देख लेते हैं। जैसे इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने हमें चर दिया है और संचयी आवृत्ति दी है। संचयी आवृत्ति हम कैसे निकालते हैं? इनको दोनों को जोड़ के निकालते हैं, आवृत्ति और चर को जोड़कर निकालते हैं। तो हमने इससे आवृत्ति निकाल ली घटा के कि 2 है, 11 में से 2 घटा दी, तो ये हमारी आ गई आवृत्ति। और आवृत्ति और चर को गुणा करके क्या आता है? एफएक्स, मतलब जो इसका फार्मूला होता है एफएक्स, सिग्मा एफएक्स समांतर माध्य का बटे क्या होता है? सिग्मा एफ, मतलब एफ का टोटल और एफएक्स का। तो इनको निकाल लो। देखो 9 मतलब 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो ये सिग्मा एफएक्स कितना आ गया? 90, और सिग्मा एफ कितना आया है? 30। 90/30 जब हम करेंगे मतलब 3 क्या आ जाएगा? इनका समांतर माध्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो समांतर माध्य का बहुलक ये सब मैं एक क्लास में अलग से आपको बताऊंगा। एक चर निम्नलिखित मानो, इनकी माध्यिका क्या है? माध्यिका अगर इस प्रकार से चर दिए हों तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो इस दिए गए प्रश्न के मानों को आप आरोही क्रम में एडजस्ट कर लीजिए। तो आरोही क्रम में सबसे आरोही मतलब छोटे से बड़ा 5, 5 के बाद क्या आएगा? 10, 9 आएगा, 5 9, 9 के बाद क्या है? 10 है, 10 है, 10 के बाद क्या है? 13 है ना, 13 है, 13 के बाद क्या है? 17 है, 13 के बाद 17 बड़ा है, फिर क्या है? 21 है, 21 के बाद 27 है ना, 21 के बाद 27 है, 27 के बाद 30 है, 27 के बाद 30 हो गया, फिर 30 के बाद 33 और फिर 42, 33 और 42 कितने हो गए? 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 है ना, 3 3 6 और 4 10। अब 10 में क्या होगा? अगर ये संख्याएं विषम में होती, 9 होती तो 5वें नंबर का होता, 4 इधर 4 इधर। 10 में क्या करेंगे? 5वें और छठे नंबर की पोजीशन ले लेंगे। देखो 4 और 1 5 और छठा है, मानी 5वें और छठा 17 + 21/2 कर देंगे। 21 और 17 कितना हो गया? 20 और 18 38/2, यानी 19 जो है इसकी माध्यिका आ जाएगी। तो माध्यिका अगर आपको वो दिया हुआ है तो इस तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, एक माध्यिका बहुलक का फार्मूला होता है 3 ब्रैकेट में माध्यिका माइनस बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस बहुलक। इस फॉर्मूले को भी याद रखना, इस पे भी सवाल पिछले 2-3 सालों से लगातार एक सवाल आ रहा है। ठीक है, चलिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। ए अपनी वास्तविक गति से दुगने से काम करे और बी अपनी गति से आधे से काम करे, तो वो 4 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगने चाहिए ए को। हाँ देखो कैसे, मुझे तो याद हो गया है।
हमने मान लिया ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, तो x प्लस y जो काम कर रहे हैं 5 दिन में कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो है अपनी गति का आधा कर दे, मतलब वो 2x कर दे, तो फॉर्मूले से ही निकलेगा, है ना। आप इसको देख लीजिएगा, फॉर्मूले से ही निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 10 दिन। चलो, यदि x माइनस 2 से भाग देने पर बहुपद इसका और इसका समान शेषफल होता है तो a का क्या मान होगा? समान शेषफल होगा x माइनस 2, मतलब x माइनस 2 बराबर 0 कर लो, x का मान कितना रख लो 2, x बराबर 2 हो गया। दोनों समीकरण में रख दो, x का मान a का मान आ जाएगा। देख लो, दोनों समीकरणों में x का मान रखते हैं, देखो x बराबर 2 रखते हैं दोनों समीकरणों में, तो ये हो जाएगा ax का क्यूब यानी 8a, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8a, फिर 8a, 8a, फिर उसके बाद है माइनस 7x स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, 7 चौक 28, माइनस 28 प्लस 7x यानी 7 दूनी 14 माइनस 2 बराबर किसके है? इसके x क्यूब यानी 8 माइनस 2a यानी 4 x का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8a प्लस 8 दूनी 16 माइनस 8, ये हो जाएगा a जो है इनको एक तरफ कर लो, 8a और 8a कितना हो गया? 16a बराबर इसको कर लो, ये 28 2 30 हो गए, 30 माइनस के 14 प्लस के मतलब माइनस के 16 बचेंगे, बराबर 8 और 8 ये प्लस माइनस कट गए तो 16 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0, तो a का मान कितना आ जाएगा? a का मान आएगा, मतलब इसके हिसाब से निकाल लेंगे, कुछ कमी हो रही कहीं, a का मान 2 आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, x बराबर 2 रखोगे बहुपद सॉल्व हो जाएगा। मैंने कहीं कोई मिस्टेक कर दी होगी जल्दबाजी करने के चक्कर में। ठीक है, चलिए, बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में तथा उनकी ऊंचाइयां 5:3 के अनुपात में है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो आयतन का अनुपात पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन बटे पाई आर स्क्वायर एच। देख लो, रख लो, त्रिज्याएं कितनी है? पहले वाले की 2:3 यानी पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर यानी 4 गुणा एच कितना है? उनकी ऊंचाइयां 5 बटे नीचे वाला कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर यानी 3 3 9 गुणा ऊंचाई कितनी है? 3 3 9, तो 4 पंजे 20 बटे 27 यानी उनके आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 20:27। ऑप्शन नंबर बी। कैसे कि हमें आयतन का फार्मूला उनके याद होना चाहिए, तो ये बेसिक जो फार्मूले हैं, वृत्त का आयतन का फार्मूला, त्रिभुज का आयतन, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर बी। फिर दिया है इसको इससे भाग देने पर शेषफल ये आता है, तो रिमाइंडर क्या होगा? है ना, इसको इससे भाग देने पर शेषफल है। अच्छा, शेषफल पूछ रहा है भाग देने पर, तो इसमें भी ऐसे ही होगा, x का मान रख देंगे बराबर 0 करके, x का मान रख देंगे, शेषफल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी 136/27 है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 यानी ABC ऐसे है, कोण A 90 है, AD लंब है BC पर, तो AD लंब हो गया BC पर, मतलब 90 का कोण बनाएगा BC पर, और AB बराबर 5, AB बराबर कितना है? 5 है, BD बराबर 3 है, BD मतलब ये बराबर 3 है, तो CD बराबर किसके होगा? CD की लंबाई पूछी। अब ये 5 है और ये शायद 4 दिया था इसमें, है ना, तभी उसको हम निकालेंगे ना पूरा। आगे चलते, देख लो, देखो ये इन्होंने लंब डाला है, CD बराबर x, इसको इन्होंने x मान लिया बचे हुए को, और AC को इसको y मान लिया। अब त्रिभुज ABC में BC स्क्वायर जो होगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण हमें दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इस BC को हमने क्या कर लिया? 3 + x माना हुआ है, यानी 3 + x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये प्लस y का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लिया, इसको खोल लिया, 9 मतलब a + b के स्क्वायर के फार्मूले से ये हो गया, तो a और b की एक इक्वेशन आ जाएगी, ये जो आ गई समीकरण 1। फिर उन्होंने क्या किया? ADC में, त्रिभुज A D और C में, ये भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये समकोण होगा, मतलब ये कर्ण हो जाएगा, मतलब y का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये कर लिए दूसरी समीकरण। अब y का मान जो है समीकरण 4 स्क्वायर प्लस x जो है समीकरण 1 में रख दोगे, तो y का मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा तो x का मान आ जाएगा, x का मान कितना आ गया? 16/3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें ये इतने टफ सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि टफ की श्रेणी में है। जिसको मैथमेटिक्स बढ़िया से आती होगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेगा, वो सब लगा लेगा, उसके बस का है सवाल करना। ठीक है, चलो, तो घबराना नहीं है।
5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8,000 रुपए के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे होगा। एक तो सिंपल फार्मूला है, मूलधन बड़ा 1+r/100 की पावर n, उससे निकाल लो, है ना। और जो साधारण ब्याज का फार्मूला है, साधारण ब्याज बड़ा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, दोनों को निकाल के घटा दो। दूसरा तरीका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, 8,000 रुपए 3 साल में अगर ब्याज होता तो 5% 8 पंजे यानी 400 रुपए पहली साल मिलते, 400 रुपए दूसरी साल मिलते, 400 रुपए तीसरी साल मिलते। ये क्या हो गई, ये मिलती साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का क्या मतलब है, ब्याज पे ब्याज, यानी दूसरे साल इस 400 पे ब्याज मिलेगी 5% ही, तो 4 पंजे 20 मतलब 20 रुपया मिलेगा। फिर इस 20 रुपए पे ब्याज मिलेगी तीसरे साल, मतलब 1 रुपया मिलेगा। वहीं इस 400 पे भी तो ब्याज मिलेगी, इस 400 पे तीसरे साल ब्याज मिलेगी, यहां पे भी ब्याज मिलेगी, यहां पे भी मूलधन है। वहीं इस 400 पे इस साल ब्याज मिलेगी 20 रुपए, सिंपल है। तो मतलब 20 20 20 और 1 यानी 61 रुपए जो होंगे वो साधारण ब्याज से एक्स्ट्रा हुए। तो इस वाले तरीके से सीधे आप अंतर निकाल सकते हो। कितना अंतर आया, 61 रुपया साधारण ब्याज और उसका अंतर आया ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। किसी अनुपात में 25% एल्कोहल है और 50% एल्कोहल मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 40 का हो जाए। अच्छा, एक 25% एल्कोहल है, दूसरा 50% एल्कोहल है ना। एल्कोहल की जगह दूध भी दे सकते थे, लेकिन शैतान सवाल है। चलो खैर, एक 25% एल्कोहल है, एक 50% एल्कोहल है, मतलब एक में 25 एल्कोहल है बाकी दूसरा पदार्थ है, एक में 50 एल्कोहल है बाकी दूसरा पदार्थ है। दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण कितना हो जाए, 40। तो इसको हम मिक्सचर एलिगेशन वाले से कर लेते हैं, घटा दो इन दोनों को, मतलब 10, इधर कितना आया 15, 10:15 में मिलाएं, या मैं इनको काट लूं, मैं इनको कहूं 2:3 के अनुपात में मैंने मिलाऊं, मतलब 2 अनुपात इसके डालूं, 3 अनुपात इसके डालूं, तो 40% हो जाएगा। ठीक है, चलो 2:3, वैसे भी देख लो, मतलब 50 पड़ गया, 2 अनुपात इसके पड़ गए, मतलब 50 ये पड़ गया, देख लो समझ लो, 2 अनुपात इसके पड़ गए मतलब 50 पड़ गया। और पानी कितना पड़ गया, ये तो हो गया एल्कोहल और ये हो गया पानी। तो पानी कितना पड़ गया भाई, 50 पानी पड़ गया, मतलब इससे 3 गुना, मतलब 150 क्या पड़ गया, पानी पड़ गया। 2 मिलाए इसके, तो अब इसके कितने मिलाने हैं, 3, यानी 150 तो ये पड़ गया, और ये कितना पड़ेगा, 150 ही जो है वो पड़ेगा, यानी ये कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 300, हो गया ना 40%। तो 40% भाई, टोटल 500 हो गया, 500 में 200 है, मतलब 40%। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, 2:3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 1-2 सवाल और हैं, ज्यादा सवाल नहीं है, है ना। चलिए वही है, देखो भाई, चीनी के दाम में 60% बढ़ोतरी हो गई, मतलब चीनी पहले 100 रुपया किलो मिल रही थी, अब चीनी 160 रुपए केजी हो गई, 60% की बढ़ोतरी हो गई। उस पुराने दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए, मतलब 60 रुपया कम किया जाना चाहिए। किस पे, 160 पे ही तो कम कर रहे हैं, गुणा 100, तभी तो पुरानी कीमत आएगी। 0 से 0 गया, 16 8 3 8, यानी इससे 1 काटा, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 50, फिर 2, और ये हो जाएगा 25, 25 75/2%, यानी 37.5% जो है चीनी के दाम में कमी की जाए, ताकि वो पुराने वाले रेट पे आ जाए। देखो 37.5 का है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सेब कितने खरीदे गए, सेब खरीदे गए 50 रुपए के 5, 50 रुपए के 5 की दर से खरीदे गए, मतलब 10 रुपए का एक, 50 रुपए के 5 सेब के हिसाब से खरीदे गए। उतने ही सेब 50 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए, मतलब मैं मान लूं ये 100 रुपए के उसने 10 सेब खरीदे, भाई 50 के 5 है, 100 के 10 होंगे। उतने ही सेब, यानी 10 सेब उसने कितने के खरीदे, 50 के, यानी टोटल 150 रुपए के उसने कितने सेब खरीदे, 20 सेब खरीद लिए। अब उन्हें 50 में 6 की दर से बेच रहा है, तो सेब कितने 20, 50 में 6, यानी 150 में कितने बिकेंगे, 18 बिकेंगे, 2 सेब फिर भी रह जाएंगे, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब ये 2 सेब जो रह गए ना, ये लाभ देंगे, यानी 2 सेब का लाभ हुआ कितने पे, 2 सेब का लाभ हुआ 18 पे, गुणा 100, 9, और यहां से इसको काट लो, 11.11% का लाभ होगा, यानी नन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। 11% भाई, 18 सेब पे 2 का लाभ हुआ ना उसको, 20 सेब हो गए ना, 2 सेब उसके फालतू बढ़िया बिक गए, 18 में तो पैसे मिल गए, मतलब 2 सेब का लाभ हुआ 18 सेब पे, हमने ऐसे निकाल लिया, सिंपल है। बहुत तरीके हो सकते हैं इसके निकालने के। किसी समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों के अर्धक बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं, ये एक नियम है, मतलब प्रमेय है उस टाइप से। तो ऐसे सवाल आजकल नहीं पूछा है, तो जो सवाल आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं उनसे घबराना नहीं है, मैं आपको बताता चल रहा हूं ये सवाल आजकल ऐसे नहीं भी पूछे जा रहे हैं। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा आयत। समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण के अर्धक,
समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण के अर्धक जो है, मतलब ये आधे आधे मिलके क्या बनाएंगे भाई, इन दोनों की लंबाई सेम होगी, इन दोनों की लंबाई सेम होगी, लगा लो क्या बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 2015 के सीसेट के गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है ना, ताकि आपको ये तरीका पता चल सके कि मैथ रीजनिंग के सवाल सॉल्व कैसे कर रहे हैं। और 10 से 12 साल के सवाल, क्योंकि 12 से 23 में आपको कराऊंगा, 12 साल के लगभग सवाल करेंगे और 12 चौक 48 मतलब 500 सवाल लगभग हम सीसेट के कर लेंगे। इन्हीं 500 सवालों के इर्द गिर्द ही आपके जो 40 सवाल आपके 2024 के प्रीलिम्स पेपर में आएंगे यहीं से मिल जाएंगे। साथ ही साथ आरओ वाले जो सवाल आएंगे वो भी आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, है ना। समय अभी आपको जो एक्स्ट्रा मिल गया है उसको यूटिलाइज करिए, बढ़िया से पढ़िए। डिकोड एग्जाम ने पूरी एक सीरीज चलाई थी, उसको रिवाइज कर डालिए दोबारा, पूरे को आपने पूरा देखा है तो, है ना। प्रॉपर जो है चीजों को पढ़िए, चीजों को खत्म कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही आपको अंतिम रूप से सफल बनाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त, सखा, मित्र मंडली के साथ साझा कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।